अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला करके ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया है। Unprovoked, illegal, and illegitimate. The Secretary General of the UN condemned the military. बदले में अब ईरान खित्ते में मौजूद अमेरिकी और इजरायली एसेट्स को निशाना बना रहा है। कतर, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया और इजराइल इस खित्ते में ओमान के अलावा शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जो ईरान के इस कहर से बचा हो। असल में ये मामला शुरू होता है 28 फरवरी 2026 को, जब ईरान में सुबह 9:30 बज रहे थे। ईरान की टॉप लीडरशिप तेहरान में एक बिल्डिंग में मीटिंग कर रही थी। ऐसे में अचानक 200 अमेरिकन और इजरायली फाइटर जेट ईरान की हदूद में दाखिल होते हैं और कुछ ही मिनट्स में तेहरान की फिजाओं में होते हैं। अब जैसे ही इन फाइटर जेट्स को टारगेट की इंफॉर्मेशन मिलती है, ये फाइटर जेट्स 30 से ज़्यादा बॉम्ब उस बिल्डिंग पर गिरा देते हैं। कुछ देर बिल्कुल सन्नाटा होता है। इस हमले के बाद ईरान की मिलिट्री खुद को समेट कर एक जगह जमा होती है। इसी असना में पता चलता है कि तेहरान के साथ कोम, करज, इस्फहान और करमशाह में भी हमला हुआ है। इस हमले में अमेरिकन और इजरायली एयरक्राफ्ट के साथ साथ अमेरिकन नेवी ने भी हिस्सा लिया है, जबकि इस ऑपरेशन को अमेरिका की जानिब से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया था। इस हमले की इत्तला खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। Major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. A vicious, a very hard, its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. जिसमें उन्होंने ईरानी टॉप लीडरशिप्स को निशाना बनाने का दावा कर दिया। शुरू में इस हमले में अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी जीत का ऐलान करते हैं, मगर असल में ये जीत उनके लिए सिर्फ स्कूल की मासूम बच्चियों को शहीद करने की थी, जो कि मासूम होने के साथ साथ इस हमले से बेखबर भी थी। जी हाँ, इस हमले में एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें 160 के करीब बच्चियां शहीद हो गई थी, जबकि बेशतर जख्मी भी हो गई हैं। इसके बाद वो कोराम शुरू होता है, जिसका ईरान काफ़ी दिनों से मिडिल ईस्ट में मौजूद मुल्कों को आगाह करता रहा है। ईरान ऑपरेशन वादा सादिक फोर्स शुरू करता है, जिसके बाद ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से कतर, यूएई, बहरीन, सऊदीया में मौजूद अमेरिकन एसेट्स को निशाना बनाना शुरू करता है। शुरू में तो 80% मिसाइल्स को अमेरिकन साख्ता डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करके हवा में ही तबाह कर देता है, मगर फिर कतर में मौजूद अमेरिकन लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम ईरान के निशाने पर आ जाता है। ईरानी IRGC इस डिफेंस सिस्टम को अपने टारगेट पर रखते हैं और मिसाइल फायर करते हैं। ये डिफेंस सिस्टम मिसाइल को रोक लेता है, मगर जब बैलिस्टिक मिसाइल फायर होते हैं तो ये सिस्टम फौरन से निकारा कर दिया जाता है। अब बारी आती है कतर में मौजूद अमेरिकन एयर बेसिस की, जहाँ पर ईरानी मिसाइल तबाही मचा देते हैं। इन मिसाइल अटैक में कतर एयरबेस पर मौजूद एक शख्स भी जान बाहक हो जाता है। अब बारी आती है दुबई की। सबसे पहले ईरान दुबई में मौजूद डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाता है। इस हमले में ईरान की जानिब से ड्रोन भी डाले जाते हैं, जो दुबई के मुख्तलिफ एरियाज को निशाना बनाते हैं। अब ड्रोन्स इस तरह दुबई की फिजाओं में मौजूद होते हैं जैसे कोई ड्रोन शो हो रहा हो। कभी ड्रोन बुर्ज खलीफा को टारगेट कर रहे हैं, तो कभी पाम जमेरा इनका निशाना बन रहा होता है। उधर ईरान से एक अफसोसनाक खबर सामने आ जाती है कि ईरानी सुप्रीम लीडर्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद दुनिया भर में ईरानी लीडर्स के हक में और उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो जाती है। अमेरिका में लोग इस जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तान में भी इस शहादत को लेकर मुख्तलिफ सिटीज़ को चौक करके प्रोटेस्ट शुरू कर दिया जाता है। और कराची में अमेरिकन कौंसलेट पर लोग अटैक कर देते हैं, जिसके बाद काफ़ी लोग शहीद भी हो जाते हैं। उधर गिलगित में भी लोग सड़कों पर आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर तो जैसे एक अलग ही जंग हो, अमीनी की शहादत पर जैसे लोग खुशियां मना रहे हों। ये वो लोग थे जो ईरान में डेमोक्रेसी चाहते थे, मगर इन सब की उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब ईरानी अवाम अपनी सुप्रीम लीडर की मौत का सुनकर सड़कों पर निकल आती है। ईरान की टॉप लीडरशिप इस शहादत को तस्लीम नहीं करते और बार बार इस बात को दोहराते हैं कि अली खामेनाई जिंदा हैं और महफूज हैं, मगर फिर रात ये इस खबर की तस्दीक कर दी जाती है कि खामेनाई इस दुनिया में नहीं रहे। हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران
شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدم. اس خبر کے ساتھ ہی ایران اب اسرائیل کو اپنے نشانے پر لیتا ہے. رات کے میزائل کی ایک بڑی کھیپ اسرائیل کی طرف روانہ کر دی جاتی ہے. اسرائیلی عوام اپنی جیت کی خوشیاں منا رہی ہوتی ہے. اتنے میں ایرانی میزائلز ان کے سر پر موجود ہوتے ہیں. پھر شروع ہوتا ہے موت کا ننگا ناچ. وعدہ صادق 4 آپریشن کے تحت اسرائیل کو اس بار بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا جاتا ہے. ادھر لیبنان سے حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف ایک الگ ہی معاذ کھول لیتی ہے اور اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیتی ہے. اس کے بعد صبح پھر سے دبئی ایران کے نشانے پر آ جاتا ہے. مگر پھر قطر اور کویت سے خبر سامنے آتی ہے کہ امریکن فائٹر جیٹس گر رہے ہیں. ایرانی IRGC پورے مڈل ایسٹ میں تباہی مچا دیتے ہیں اور ایرانی نیوی پورے اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کر دیتی ہے. ایک گھنٹے میں ہی اسٹریٹ آف ہارموز جہازوں سے بھر جاتا ہے. ادھر ایرانی نیوی امریکن ایئر کرافٹ ابراہیم لنکن کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے. دبئی کی ٹورسٹ پلیس ہوں یا سعودیہ کی آئل فیلڈ، سب کچھ ہی ایران کے نشانے پر تھا. سعودیہ میں موجود آرامکو آئل ریفائنری کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس کے بعد سعودیہ میں آئل پروڈکشن کو پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے. جب ایران اسرائیل کو میزائل سے ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے تو امریکہ اپنا ڈیفنس سسٹم جو اس نے پورے مڈل ایسٹ میں رکھا ہوتا ہے وہ سب اٹھا کر اسرائیل کی طرف شفٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب فرانس، UK اور جرمنی بھی اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ادھر رشیا اور چائنا بھی ایران کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں. اگر اس جنگ میں تباہی صرف ایران کا مقدر نہیں بنی بلکہ مڈل ایسٹ میں موجود امریکن ایسٹ تقریباً تباہ ہو چکے ہیں. جس طرح سے امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، اب تو یہی لگتا ہے کہ یہ جنگ کوئی 2-4 دن سے نہیں بلکہ یہ جنگ اب لمبی چلنے والی ہے. دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا.